कहानी एक ऐसे क्लिनिक की है जहां औरतें बच्चा पैदा करने के कुछ दिन बाद मर जाती हैं, जहां का एक डॉक्टर इन मौतों के पीछे की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अपनी सेहत से समझौता कर बैठता है। मूवी का नाम है सेमलवेज और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। तो मूवी की शुरुआत वियना शहर से होती है। साल है 1847। हम एक प्रेग्नेंट औरत को भागते हुए देखते हैं जिसकी लेबर पेन शुरू हो चुकी थी। वो पुलिस वालों से छिप रही थी। वो अपना बच्चा सड़क पर ही पैदा करना चाहती है, लेकिन पुलिस वाले उसे जबरदस्ती मैटरनिटी क्लिनिक ले आई। वो औरत उस क्लिनिक के अंदर जाने से डर रही थी। वो उस क्लिनिक को डेथ फैक्ट्री बताती है। असल में ये औरत जिस क्लिनिक की बात कर रही है वो वियना शहर का सबसे बड़ा क्लिनिक है, लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ लाई गई सभी प्रेग्नेंट औरतें बच्चा पैदा करने के कुछ दिन बाद मर जाती थी और यही इस औरत के डर का मुख्य कारण था। जिसके बाद हम वहाँ एक फिजिशियन को देखते हैं जो हंगरी से था। वो एक प्रोफेसर भी है। उसका नाम है इज़ाक सेमलवेज। ये जानकर कि वो औरत इस क्लिनिक में बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, इज़ाक पुलिस वालों से उस औरत को छोड़ने को कहता है, वरना वो पुलिस वाले खुद उस औरत की डिलीवरी करें। लेकिन उस औरत की हालत देख इज़ाक उसका एग्जामिन करने की बात करता है, जिसके बाद वो औरत चाहे तो यहाँ से जा सकती है। एग्जामिन करने के बाद उसे पता चला कि बच्चा ब्रीच पोजीशन में है और बिना डॉक्टर की मदद के वो ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, और अगर उसने सड़क पर अपना बच्चा पैदा किया तो अपने बच्चे के साथ ठंड से मर जाएगी। ये जानने के बाद वो औरत उस क्लिनिक में डिलीवरी कराने के लिए मान जाती है। उधर दूसरी तरफ हम उस क्लिनिक के हेड क्लीन को मिडवाइफ की पोजीशन के लिए इंटरव्यू लेते हुए देखते हैं। वहाँ एमा नाम की एक नर्स भी इंटरव्यू देने आई थी, जो पहले वियना के ही एक मिडवाइफ क्लिनिक में नर्स थी। हेड उससे रेफरेंस लेटर मांगता है, लेकिन एमा बताती है कि उसके पास कोई रेफरेंस लेटर नहीं है। लेकिन मिडवाइफ क्लिनिक में उसका काम काफी सराहा जाता था। तभी कॉलर नाम का एक फिजिशियन हेड को बताता है कि एमा मिडवाइफ क्लिनिक के हेड डॉक्टर बर्जर की लवर है। ये जानने के बाद हेड को लगता है कि उसके इस क्लिनिक में बेशरम लड़कियां और हंगेरियंस के अलावा कोई काम नहीं करना चाहता। एमा को जॉब मिल जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि वो यहाँ अपने रोमांटिक रिश्ते नहीं बनाएगी। एमा बताती है कि उसकी एक बहन भी है जिसे वो अपने साथ रखना चाहती है, लेकिन हेड उसकी बहन को यहाँ लाने से मना कर देता है। कॉलर बताता है कि उसे सेमलवेज के अंडर काम करना है। जिसके बाद हम सेमलवेज को देखते हैं जिसके पास एक आदमी आया था जो वहाँ से लाशें ले जाने का काम करता है। वो जानना चाहता है कि कितनी औरतों को फीवर है, क्योंकि जिन्हें फीवर होगा वो पक्का मरेंगी, और वो जान पाएगा कि कब्रिस्तान में कितनी औरतों को दफनाने की जगह है। ये सुनने के बाद सेमलवेज को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ मौजूद लोग जिंदा हैं। जिसके बाद एमा उसके पास आती है और कहती है कि प्रोफेसर क्लेन ने उसे उसके अंडर असाइन किया है। उधर डॉक्टर कॉलर उस औरत की डिलीवरी करवाने लगा जो आज ही एडमिट हुई थी, लेकिन वो औरत चाहती है कि उसकी डिलीवरी डॉक्टर सेमलवेज करवाएं। लेकिन डॉक्टर कॉलर और सेमलवेज में बिल्कुल भी नहीं बनती। वो जबरदस्ती फोर्सअप का यूज करके बच्चा निकालने की कोशिश करने लगा। तभी वहाँ सेमलवेज आ जाता है और मामला अपने हाथों में ले लेता है। इस डिलीवरी में एमा उसकी हेल्प करती है। उस औरत ने एक लड़के को जन्म दिया। सेमलवेज एमा को बाकी के इंस्ट्रक्शंस देकर वहाँ से चला जाता है। सेमलवेज जानना चाहता है कि क्या एमा ने कभी ऑटोप्सी करी है। एमा बताती है कि वो एक मिडवाइफ है और डेड बॉडीज के साथ डील नहीं करती। ये सुनने के बाद सेमलवेज उसे अपनी टीम से निकालने की धमकी देता है। एमा जिसे जॉब की सख्त जरूरत है वो डर जाती है और कहती है कि वो कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती है। एमा को नर्स उसका कमरा दिखाती है और बताती है कि उसे हर सुबह 7 बजे क्लिनिक में रिपोर्ट करना है। बाद में एमा अपनी बहन सबरीना से मिलने जाती है जो अनाथालय में रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी कम हो रही है। वो बताती है कि उसे यहाँ की लड़कियाँ काफी परेशान करती हैं और उसका चश्मा भी उन्होंने तोड़ दिया है। एमा उससे वादा करती है कि वो जल्द ही उसे यहाँ से ले जाएगी। उधर क्लिनिक में डॉक्टर जेकब सेमलवेज से एक मीटिंग में चलने को कहता है, लेकिन 2 और औरतों को फीवर था, इसलिए सेमलवेज मीटिंग में जाने से मना कर देता है। जेकब उसे समझाता है कि उसे अपनी जिंदगी में थोड़ी मजे करनी चाहिए, लेकिन सेमलवेज को तो बस अपने पेशेंट्स की ही चिंता है। अगले दिन हेड अपने क्लिनिक का दौरा करता है और उसे पता चला कि डिलीवरी के बाद 3 और औरतों को फीवर आ गया है। अगली सुबह एमा क्लिनिक के लिए लेट हो गई। हेड नर्स उस पर काफी गुस्सा करती है। वहाँ जूलिया नाम की मिडवाइफ और एमा की दोस्ती हो जाती है।
एक पेशेंट जिसने अभी अभी डिलीवरी करी थी, उसे मिर्गी के दौरे आने लगे, उसे इन्फेक्शन हो गया था और फीवर आ गया था। वो उस औरत को बचा नहीं पाते। उसी वक्त हेड नर्स उसे बताती है कि एक और पेशेंट को फीवर आ गया है और ये वही औरत है जिसकी डिलीवरी मूवी की स्टार्टिंग में सेमल वेस ने करी थी। वो औरत कहती है कि उसे बिना प्रीस्ट के एक वैश्या की तरह दफना दिया जाएगा। वो एमा से उसके बच्चे के लिए एक नर्स का इंतजाम करने को कहती है जो उसके बच्चे को दूध पिला सके। एमा उससे वादा करती है कि वो उसके बच्चे के लिए नर्स का इंतजाम कर देगी। ये सुनकर सेमल वेस एमा पर गुस्सा करता है कि उसने झूठा वादा क्यों किया। एमा कहती है कि वो मरते हुए इंसान से और क्या कहे। सेमल वेस को एमा से पता चलता है कि जितनी मौतें यहाँ हो रही हैं उसकी आधी भी मिडवाइफ क्लिनिक में नहीं होती जहाँ एमा काम करती थी। उस औरत की भी मौत हो जाती है। सेमल वेस उस औरत को दफनाने वाले आदमी को पैसे देता है ताकि वो उस औरत के लिए एक अलग कब्र और प्रीस्ट का इंतजाम कर सके। फिर हम प्रोफेसर क्लेन को मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लास लेते हुए देखते हैं। उनसे कहता है कि उनके क्लिनिक में जो मौतें हो रही हैं उनका सीधा संबंध प्लैनेट्स यानी ग्रहों से है। ग्रह उनके मरीजों के फेवर में नहीं है और दूसरा कारण है डर। जितना इंसान बीमारी से नहीं मरता उतना डर से मर जाता है। दूसरी तरफ सेमल वेस क्लिनिक में होने वाली मौतों से परेशान था और पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स देखना चाहता है, लेकिन क्लेन उसे मना कर देता है। सेमल वेस कहता है कि जितनी मौतें उनके क्लिनिक में हो रही हैं उतनी बाहर कहीं नहीं हो रही। उसे शक है कि वो कुछ तो गलत कर रही हैं। हेड उससे कहता है कि अगर वो किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता तो अपने लिए कोई दूसरी जॉब ढूंढ ले। रात के वक्त सेमल वेस चुपचाप ऑफिस में जाकर उन रिकॉर्ड्स को चेक करता है। ऐसा करते हुए उसे एमा देख लेती है। बाद में एमा जूलिया के साथ थी जो उसे बताती है कि उसका एक लवर है। वो एमा से कहती है कि हेड नर्स उन सभी मिडवाइफ से नफरत करती है जो सेमल वेस के साथ काम करती हैं, क्योंकि हेड नर्स को सेमल वेस पर क्रश है। एमा कहती है कि हेड नर्स को मुझसे कोई खतरा नहीं है क्योंकि सेमल वेस मुझे पसंद नहीं करती। अगले दिन क्लिनिक में वहाँ का काउंसलर आने वाला है जो इस क्लिनिक को फंड्स देता है। क्लीन इस बात से डरा हुआ है कि अगर उसे यहाँ होने वाली मौतों के बारे में पता चल गया तो उनका सपोर्ट बंद हो जाएगा। काउंसलर जब वहाँ आया, क्लीन अपने ऑस्ट्रियन डॉक्टर्स की काफी तारीफ करता है, लेकिन काउंसलर सेमल वेस के बारे में पूछने लगा जिससे हर औरत अपनी डिलीवरी करवाना चाहती है। कॉलर बताता है कि सेमल वेस ज्यादातर ऑटोप्सीज हैंडल करता है। काउंसलर उससे मिलना चाहता था। उस वक्त सेमल वेस एक डेड बॉडी की ऑटोप्सी कर रहा था और वो मेडिकल स्टूडेंट्स को उस औरत की मौत की वजह एक्सप्लेन करता है और बताता है कि ये औरत जब इस क्लिनिक में आई थी तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन डिलीवरी के बाद इस औरत के अंदरूनी पार्ट्स में पस पड़ गया जिस वजह से इसे फीवर आया और इसकी मौत हो गई। लेकिन इन्फेक्शन होने का सही कारण वो नहीं बता पाता। एक बॉडी की चीड़-फाड़ देखकर एमा बेहोश हो जाती है। ये देख कॉलर सेमल वेस से कहता है कि वो ऑटोप्सी के लिए वैक्स डमीज का यूज क्यों नहीं करता, जिस पर सेमल वेस कहता है कि जब उसके पास डिलीवरी के लिए वैक्स डमीज आने लगेंगी तब वो उसकी इस बात पर जरूर अमल करेगा। काउंसलर इस औरत की मौत का कारण जानना चाहता है। सेमल वेस बताता है कि इस औरत की मौत प्रसवपूर्व बुखार की वजह से हुई है जो बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद हुआ था। सेमल वेस पूछने पर यह भी बताता है कि पिछले 4 सालों में मौत का आंकड़ा डबल हो गया है और दूसरे क्लिनिक्स के मुकाबले इस क्लिनिक में मरने वाली औरतों की संख्या ज्यादा है। ये सुन काउंसलर उसे अपनी रिसर्च जारी रखने को कहता है, जिसके बाद हम सेमल वेस को उसके बाकी डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ देखते हैं जो उसे समझा रहे थे कि क्लिनिक में होने वाली मौतों के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। इस क्लिनिक में जॉब करना उसका सपना था। सेमल वेस कहता है कि उसका सपना ये था कि उसके हाथों कोई भी इंसान ना मारा जाए। तभी वहाँ उस औरत का पति आ जाता है जिसका सेमल वेस ऑटोप्सी कर रहा था। वो उसकी वाइफ के शरीर के साथ चीड़-फाड़ करने की वजह से गुस्से में है। सेमल वेस उसे समझाता है कि वो बस उसकी मौत का कारण जानना चाहता था, जिस पर उसका पति सेमल वेस को ही अपनी बीवी का कातिल बताने लगा। बाकी डॉक्टर उसे वहाँ से भगा देते हैं। उधर डॉक्टर कॉलर एमा से डॉक्टर सेमल वेस की सारी रिपोर्ट उसे करने को कहता है, जिसके बदले उसकी बहन का उसके साथ रहने का इंतजाम करेगा। अब एमा उसे बता देती है कि सेमल वेस पेशेंट्स के पुराने रिकॉर्ड्स देखने के लिए ऑफिस में बिना परमिशन गया था। ये जानने के बाद हेड ने सेमल वेस की क्लास लगा दी। अब हम सेमल वेस और एमा को उस औरत के फुनरल में देखते हैं। उस औरत के बच्चे को नर्सिंग की जरूरत थी और नर्सिंग के लिए पैसों की। सेमल वेस अपने पास से कुछ पैसे निकाल कर एमा को दे देता है ताकि उस बच्चे को दूध की कमी ना हो।
बाद में एमा सेमलवेस के साथ मिडवाइफ क्लिनिक आती है। वो देखना चाहते हैं ये क्लिनिक ऐसा क्या लग कर रहा है जिस वजह से यहाँ की मौतों का आंकड़ा उनके क्लिनिक से बहुत कम है। और वो छोटी सी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देता है, जैसे वहाँ की बेडशीट और पर्दे हर 2 हफ्तों में धुलते हैं, लेकिन उनके क्लिनिक में महीने में 1 बार। यहाँ साफ सफाई और खुली हवा का खास तौर पर ध्यान दिया गया था। ऑटोप्सी के लिए वो वैक्स डमी का यूज करते हैं, लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पा रहा कि क्या मिसिंग है। बाद में वो एमा को अपने रूम में लाया और वो दोनों अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसी क्लिनिक में केवल एक ही डिफरेंस नजर आया, वो ये कि उन दोनों क्लिनिक्स का ऑटोप्सी करने का तरीका अलग था। जहाँ मिडवाइफ क्लिनिक ऑटोप्सी के लिए वैक्स डमी का यूज करते थे, वहीं पर सेमलवेस अपने क्लिनिक में असली मुर्दों की ऑटोप्सी क्या करता था। अगली सुबह सेमलवेस एक मेडिकल स्टूडेंट का एक डेड बॉडी के ऊपर प्रैक्टिकल ले रहा था। उस स्टूडेंट को ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसीलिए सेमलवेस ने डॉक्टर जेकब से वो प्रैक्टिकल करने को कहा। गलती से जेकब का हाथ एक शार्प टूल से कट जाता है और जेकब का हाथ जख्मी हो गया। सेमलवेस ने उस स्टूडेंट को टर्मिनेट कर दिया क्योंकि उसके हिसाब से वो स्टूडेंट डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है। बाद में सेमलवेस जेकब के हाथ के जख्म को देखता है। रात में जूलिया एमा को बताती है कि उसका लवर किसी और लड़की के साथ मजे कर रहा है। एमा उसे समझाती है कि वो एक खूबसूरत लड़की है, उसे कोई दूसरा मर्द मिल जाएगा। हेड को जब पता चला कि सेमलवेस ने एक मेडिकल स्टूडेंट को निकाल दिया है, वो उस पर भड़क जाता है क्योंकि वो स्टूडेंट उस इंसान का भतीजा था जिससे उनके क्लिनिक को फंड्स मिलते हैं। वो उस स्टूडेंट को वापस लेने की बात करता है। सेमलवेस बताता है कि यहाँ होने वाली मौतों का परसेंटेज 7 सालों से काफी बढ़ गया है। 7 साल से हेड क्लिन ये क्लिनिक संभाल रहे थे। हेड को लगता है कि सेमलवेस सीधा सीधा उस पर इल्जाम लगा रहा है, वो उसे सस्पेंड कर देता है। अब सेमलवेस तब तक किसी पेशेंट को ऑपरेट नहीं करेगा जब तक हेड उसे ना बोले। सेमलवेस को सपोर्ट करने वाले सभी हंगेरियन डॉक्टर्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस वजह से उसके कुछ साथी नाराज भी थे। उन्हें लगता है कि सेमलवेस पेशेंट्स की मौत को लेकर ओवर रिएक्ट कर रहा है। आज रात एक पार्टी में जेकब सेमलवेस से एमा को उसके साथ डांस पर इनवाइट करने को कहता है, लेकिन जब वो एमा के पास जा रहा था, वो कॉलर को एमा से बात करते हुए देख लेता है जो उसे डांस के लिए पूछ रहा था। एमा कहती है कि उसके पास डांस में पहनने के लिए ड्रेस नहीं है। कॉलर कहता है कि उसे कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर सेमलवेस वहाँ से चला गया। रात की पार्टी में काउंसलर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ आया था। वहाँ एमा डॉक्टर कॉलर के साथ आई। उन्हें साथ में डांस करता देख सेमलवेस एमा के पास आया और उसे डांस के लिए पूछा। एमा डांस के लिए मान जाती है। जब दोनों डांस कर रहे थे, सेमलवेस कहता है कि शायद एमा को ऑस्ट्रिया के डॉक्टर्स ज्यादा पसंद हैं, जिस पर एमा कहती है कि जब हंगरी के डॉक्टर्स उसे डांस के लिए नहीं पूछेंगे तो वो और क्या करेगी। तभी काउंसलर की वाइफ के गले में मछली की हड्डी फंस जाती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी, वो बेहोश हो जाती है। सभी लोग डर गए। सेमलवेस बिना समय गवाए काउंसलर की वाइफ के गले को हल्का सा काट कर उसे बचा लेता है। पार्टी के बाद एमा और सेमलवेस जेकब के घर जाते हैं क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। उसके हाथ में कट लगने की वजह से इन्फेक्शन हो गया था और तेज फीवर भी था, और ये सारे सिम्टम्स वैसे ही थे जैसे क्लिनिक में मरने वाली औरतों के थे। जेकब की तुरंत मौत हो जाती है। एमा जब वापस अपने कमरे में आई, वो डॉक्टर कॉलर को जूलिया के कमरे से निकलते हुए देखती है। वो जूलिया के पास आई। जूलिया और कॉलर इंटीमेट हो रहे थे। ये बात जब एमा को पता चली, वो जूलिया से पूछती है कि उसे तो कॉलर पसंद नहीं था, फिर उसके साथ क्या कर रही थी। जूलिया उल्टा एमा के करैक्टर पर लांछन लगाने लगी और कहती है कि वो अपना जीवन सड़कों पर नहीं बिताना चाहती। कॉलर एक अच्छा इंसान है और वो उससे शादी करेगा। दूसरी तरफ सेमलवेस को लगता है कि जेकब उसकी वजह से मरा है क्योंकि जिस वक्त वो उस औरत की ऑटोप्सी कर रहा था, उसी वक्त जेकब का हाथ कटा था और सेमलवेस ने बिना हाथ धोए जेकब का ट्रीटमेंट किया, जिस वजह से उसे भी वही इन्फेक्शन हो गया जो उस औरत को था। अब ये कंफर्म करने के लिए जेकब की ऑटोप्सी करने का सोचता है, लेकिन मुर्दा घर का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता, जिस पर एमा उसे शराब की बोतल गिफ्ट करती है जिसमें उसने नींद की गोलियां मिलाई थी। गार्ड के सोते ही वो दोनों अंदर आ गए और जेकब की बॉडी की ऑटोप्सी करने लगे और उन्हें पता चला कि जेकब की मौत उस कट के इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि काडावराइन नाम के एक लिक्विड की वजह से हुई है जो जेकब के पेट में पहुंच गया था। लेकिन सवाल ये है कि ये लिक्विड उसके पेट में पहुंचा कैसे। एमा को ये लगता है कि हवा के जरिए ये लिक्विड जेकब के पेट में पहुंचा होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये इन्फेक्शन उन्हें भी जरूर होता।
अब सेमिलवेज का ध्यान अपने हाथों पर गया, जिनसे वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है और मुर्दों की ऑटोप्सी भी वो इन्हीं हाथों से करता है। शायद इन्हीं हाथों से वो इन्फेक्शन जेकब और बाकी पेशेंट्स को ट्रांसफर हुआ होगा। कुछ दिन बाद उसे वही आदमी मिला जिसकी पत्नी की ऑटोप्सी उसने की थी। उस आदमी ने सेमिलवेज को पीट दिया। सेमिलवेज उसी हालत में एमा के पास आया। एमा उसके जख्म साफ करती है। इस बीच वो दोनों करीब आ गए। अगली सुबह एमा एक लिक्विड लेकर आई जिससे सेमिलवेज अपने हाथों को धोता है, लेकिन उस लिक्विड से भी उसके हाथों की स्मेल नहीं जाती। वो स्मेल जो डेड बॉडी की ऑटोप्सी करने की वजह से उसके हाथ में बस गई थी। जिसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहां वो सबसे हार्ड ड्रिंक मंगवाता है और उस शराब से वो अपने हाथ धोता है, लेकिन उस शराब से भी उसके हाथों की स्मेल नहीं जाती। वापस आकर उसकी नजर कपड़े धो रही मकान मालकिन पर गई जो ब्लीच पाउडर यूज कर रही थी। सेमिलवेज उस ब्लीच पाउडर को पानी में मिलाकर अपने हाथ धोने लगा और आखिरकार उसके हाथों से डेड बॉडी की स्मेल चली गई। इस वजह से वो काफी खुश था। अगले दिन वो क्लिनिक आया और बिना ब्लीच पाउडर से हाथ धोए किसी को भी पेशेंट के पास आने से मना कर दिया, क्योंकि उसे यकीन है कि उनके हाथों से ही इन्फेक्शन पेशेंट्स तक पहुंच रहा है। उसके इस नए रूल से हेड और कॉलर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और वो सेमिलवेज का मजाक उड़ाने लगे। कॉलर जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है। सेमिलवेज हेड से 3 हफ्ते का समय मांगता है अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए, लेकिन हेड उसकी एक नहीं सुनता। अब डॉक्टर कॉलर एमा के पास आया और उससे कहता है कि क्लिनिक के बाद वो ही इस क्लिनिक का हेड बनेगा, इसलिए एमा को सेमिलवेज के सारे सीक्रेट्स उसे बताने पड़ेंगे, वरना वो उसे और उसकी बहन को सड़क पर फेंक देगा। सेमिलवेज को पता चला कि एमा की बहन की आंखें वीक हैं, इसलिए उसका चेकअप करता है। उधर हेड को पता चल गया कि सेमिलवेज ने जेकब की ऑटोप्सी की है। वो काफी गुस्सा हो जाता है। सेमिलवेज बताता है कि जेकब को भी सेम इन्फेक्शन हुआ था जैसा यहाँ मरने वाली औरतों को हो रहा है और उसे यकीन है कि ये इन्फेक्शन उन्हें क्लिनिक के ऑटोप्सी रूम से हो रहा है जहाँ वो डेड बॉडीज पर रिसर्च करते हैं और उन्हीं हाथों से पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। अब हेड की बेटी और पोते की मौत भी इसी क्लिनिक में हुई थी। उसकी बेटी की डिलीवरी खुद हेड ने की थी। इस बात पर हेड को गुस्सा आ गया कि सेमिलवेज उसे उसी की बेटी का हत्यारा बता रहा है। सेमिलवेज अपनी थ्योरी प्रूव करना चाहता था, लेकिन हेड उसे सपोर्ट नहीं करता। सेमिलवेज की थ्योरी पर उसे तब यकीन हुआ जब उसने खुद जेकब की ऑटोप्सी देखी, लेकिन अब कॉलर और क्लिन इन सारी मौतों का जिम्मेदार सेमिलवेज को मानने लगे थे, क्योंकि वो वैक्स डमी के बजाय असली मुर्दों पर प्रैक्टिकल करता था। क्लिन क्लिनिक में 2 ग्रुप बना देता है ताकि सेमिलवेज अपनी थ्योरी प्रूव कर सके। एक ग्रुप सेमिलवेज संभालेगा और दूसरा डॉक्टर कॉलर। दोनों ग्रुप 3 हफ्तों तक अपने अपने तरीके से काम करेंगे, जिसके बाद सेमिलवेज धोबी के पास जाता है और क्लिनिक की बेडशीट ब्लीचिंग पाउडर से धोने का ऑर्डर देता है। धोबी कहता है कि इसमें ज्यादा पैसे लगेंगे। सेमिलवेज उसे पैसे देता है और चला जाता है। अब क्लिनिक में सेमिलवेज के अंडर जो भी डिलीवरी होती उन सभी औरतों ने हेल्दी बच्चों को जन्म दिया और माँ बच्चे दोनों ठीक थे। क्लिन को लगने लगा था कि सेमिलवेज की थ्योरी सही है। उसी क्लिनिक के एक डॉक्टर की वाइफ को बच्चा होने वाला है। डॉक्टर कॉलर उसकी डिलीवरी करवा रहा था, लेकिन वो डॉक्टर चाहता कि सेमिलवेज उसकी वाइफ की डिलीवरी करे। सेमिलवेज उसकी वाइफ के पास आया। उसके बच्चे का सिर काफी बड़ा था, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना होगा। सब कुछ अच्छे से निपट गया। काउंसलर की वाइफ भी उसी क्लिनिक में डिलीवरी करवाने आई। हेड उसे डॉक्टर कॉलर से डिलीवरी करवाने की बात करता है, लेकिन काउंसलर और उसकी वाइफ को सेमिलवेज चाहिए। अब इस वजह से डॉक्टर कॉलर सेमिलवेज से चिढ़ जाता है। उसकी अहमियत अब पेशेंट्स के बीच कम हो गई थी। वो सेमिलवेज को बता देता कि एमा एक जासूस है जो मेरे लिए काम करती है। ये जानने के बाद सेमिलवेज एमा से पूछता है कि क्या वो उसकी जासूसी कर रही थी और क्या इसीलिए वो उसके साथ सोने के लिए तैयार हो गई। उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाता है। एमा उसे थप्पड़ मार देती है। सेमिलवेज उसे अपने डिपार्टमेंट से निकाल देता है, जिसके बाद वो काउंसलर की वाइफ की डिलीवरी करवाने लगा। काउंसलर की वाइफ ने एक बेटे को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद क्लिनिक में फिर से इन्फेक्शन फैलने लगा। जितनी भी औरतों की डिलीवरी हुई थी वो सब इन्फेक्टेड हो गई और ज्यादातर की मौत हो गई। सेमिलवेज काफी परेशान हो गया। काउंसलर की वाइफ भी इस इन्फेक्शन की वजह से मर जाती है। सबने सेमिलवेज के एक्सपेरिमेंट को फेल करार दे दिया। एमा सेमिलवेज का पक्ष लेते हुए कहती है कि 2 हफ्तों तक कोई नहीं मरा था, लेकिन हेड सेमिलवेज के डिपार्टमेंट को टेक ओवर कर लेता है। सेमिलवेज अपने स्टाफ से पूछता है कि क्या साफ सफाई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हो रही थी। सब हाँ में जवाब देते हैं। सेमिलवेज को जॉब से निकाल दिया गया।
उसका कलीग आकर बताता है कि डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर रूल्स तोड़ने का आरोप लगाया है, उस पर केस किया गया है। उसे बुद्धा पास की टिकट देकर यहाँ से जाने को कहता है जहाँ उसके जैसे डॉक्टर्स की कदर हो, लेकिन सेमनविस मुंह छिपाकर नहीं भागना चाहता। उधर एमा को एक पेशेंट से पता चला कि कुछ दिन पहले बेडशीट से अजीब सी स्मेल आ रही थी, जिस वजह से उसकी स्किन में रैश हो गए। ये जानकर एमा धोबी के पास जाती है और पूछती है कि वो क्लिनिक की बेडशीट्स किससे धो रहा था, लेकिन धोबी उसे कुछ नहीं बताता। सेमनविस पर मुकदमा चलाया गया, कोई भी उसके पक्ष में खड़ा नहीं होता। एमा से भी सेमनविस के बारे में पूछा गया। एमा बताती है कि वो काफी अच्छे डॉक्टर हैं और खुद से ज्यादा अपने पेशेंट्स के बारे में सोचते हैं, और कोई और है जो सेमनविस को बदनाम करना चाहता है, जिसने धोबी को ब्लीचिंग पाउडर से क्लिनिक की बेडशीट धोने से मना किया। इन्फेक्शन के सिम्टम्स फ्राइडे को दिखने शुरू हुए और लॉन्ड्री थर्सडे मॉर्निंग को आई थी और उन्हें ब्लीचिंग पाउडर से नहीं धोया गया था। किसी के ऑर्डर देने पर धोबी ने ऐसा किया और उसे कॉलर पर शक है। कॉलर कहता है कि वो पूरे टाइम क्लिनिक में था, बाहर नहीं गया। एमा सेमनविस की लवर है, इसलिए उसका बचाव कर रही है। तभी जूलिया खड़ी होकर बताने लगी कि कॉलर ने उसे भेजा था धोबी के पास ताकि वो उसे ब्लीचिंग पाउडर का यूज करने से रोक सके। सेमनविस के सभी पेशेंट्स तब तक ठीक थे जब तक बेडशीट को ब्लीचिंग पाउडर से धोया जा रहा था। जूलिया बताती है कि डॉक्टर कॉलर ने उसे अपने फायदे के लिए यूज किया। अब कॉलर उठकर बोलने लगा कि ब्लीचिंग पाउडर से कपड़े धोना महंगा पड़ता है। ये सुन सेमनविस उसे 50 ml ब्लीचिंग पाउडर की कीमत बताता है, जो बहुत कम थी। वो कॉलर से पूछते हैं कि क्या उसे उन दो औरतों की जान ज्यादा सस्ती लगती है। सभी लोग सेमनविस की बातों से सहमत थे। कॉलर को सस्पेंड कर दिया जाता है और सेमनविस के ऊपर लगे सारे इल्जाम रद्द कर दिए गए। एक औरत उठकर सेमनविस को सेवियर्स ऑफ मदर्स बुलाती है। उसी की वजह से आज वो और उसका बच्चा जिंदा है। सब सेमनविस को घेर लेते हैं। एमा उससे बिना मिले चली जाती है। बाद में हेड सेमनविस के पास आता है। वो उसे हेड फिजिशियन की पोस्ट ऑफर करता है, लेकिन सेमनविस वापस हंगरी जाकर काम करना चाहता था, जिसके बाद वो एमा के पास गया जिसे जॉब से निकाल दिया गया था। सेमनविस चाहता है कि वो उसके साथ हंगरी चले। कल सुबह उसकी शिप हंगरी के लिए रवाना होगी। अगले दिन सेमनविस एमा का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एमा अपनी बहन के साथ वहां आ जाती है। सेमनविस उसकी बहन को चश्मा गिफ्ट करता है और लास्ट में वो एमा को किस करता है और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। दोस्तों, कैप्शन के जरिए हमें बताया जाता है कि हंगरी जाकर उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। 40 साल तक आते आते उनका नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा था। उन्हें बहाने से डॉबलिन के मेंटल असाइलम में भेज दिया गया, जहां उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। उनके जख्मों में इन्फेक्शन हो गया था और इस वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु के वर्षों बाद उनके द्वारा क्लोरीन से हाथ धोने की थ्योरी को स्वीकार किया गया और इसी के साथ यहीं पर हो जाता है इस मूवी का दी एंड। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा।